ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। पहले त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है कृपया अपना वीडियो चालू कर ले। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। हम अभी अलका जी का स्वागत करेंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज हमारा योगा का विशेष सेशन लेने के लिए हमारे साथ अलका जी जुड़ी हुई है। अलका जी आपसे निवेदन, आप अपना सेशन प्रारंभ करें। हम सब आपका हार्ट से, दिल से वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। वेलकम अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक बार सभी के वीडियो ऑन के साथ पहले ऊपर हाथ दे के तनाव दीजिए पहले। और यस यस वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस। पतंजलि ने मेरे पहले कहा कि आसनों के बारे में केवल 3 ही सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र ही दिए हैं। और रोज जो हम काम कर रहे हैं, मतलब स्थिर सुखम आसनम, हम वो प्रयत्न कर रहे हैं। पतंजलि बेस स्थिर सुखम आसनम, और दूसरा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। तो हमें 2 सूत्र तो पता है, और तीसरा है उसका फायदा क्या होता है वो बताए। तो दंतवा ने बिगाता। तो पतंजलि ने तो 3 ही सूत्र बताए। फिर आसन की डिटेल चर्चा किसने की है? तो 2 मुख्य ग्रंथों का जो अभ्यास करेगा, और जिनका नॉलेज, मतलब आपको योग शिक्षक आते सिखाते हैं, तो आपको अगर टेस्ट करनी है तो उनको ये पूछना कि आपने हठ योग का अभ्यास किया हुआ है, कि आप घेरण संहिता का अभ्यास किया है। तो परफेक्शन तभी आएगा जब घेरण संहिता हठ योग का अभ्यास करेंगे। चलिए एक बार सबको प्रश्न नहीं पूछती हूँ। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। तो ये बात हो गई। अंदाजे बताइए कि आप इतने सालों से आसन कर रहे हैं, अंदाजे बताइए कि महत्वपूर्ण आसन कितने होने चाहिए। चलिए 100 के ऊपर आसन है। लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर अनम्यूट, सबको म्यूट कर देंगे आनंद भाई जी, फिर मैं बात करूंगी। मुख्य आसन कितने होने चाहिए, आपको क्या लगता है? मुख्य आसन सूर्य नमस्कार में बताए वो 8 आसन। सूर्य नमस्कार नहीं बताना है, सूर्य नमस्कार खड़े होके आसन टोटल चाहिए। खड़े
मैं अभी ये नहीं पूछा खड़े होके कितने, बैठक कितने, इम्पोर्टेंट कितने आसन, एक ही उत्तर। 50, 8 आसन है। ओके, और बताइए मैडम। अष्टांग योग, अष्टांग योग में तो यम, 84 आसन, 84 84 आसन किसमें दिखाए? 84 आसन शायद पतंजलि में पढ़ा होगा, एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं, पतंजलि में तो नहीं बताया हुआ है। चलिए आनंद भाई जी, आप सबको म्यूट कर सकते हैं क्योंकि कुछ बैकग्राउंड में आवे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में बताना है, समय हमारे पास कम है इसीलिए, क्योंकि हमें आसन भी करने हैं। तो आइए हम जानते हैं आसन कितने होते हैं और किसने बताया। तो आसन, एक मनुष्य की जो आकृति होती है ना, उसको आसन कहते हैं। ये आकृति क्या होती है, अलग 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 प्रकारे बताई जाती है। तो सबसे पहले जो घेरण संहिता है, दो इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला हठ योग और घेरण संहिता। घेरण संहिता में द्वितीय पाद, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पहला उपदेश उपदेश, तीसरा, ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे पतंजलि के सूत्र में भी अलग अलग है, तो इसमें द्वितीय उपदेश में बताया हुआ है, पहला ही श्लोक है द्वितीय उपदेश में, घेरण संहिता में पहला ही श्लोक है। अभी श्लोक बताऊंगी तो उसमें समय बहुत लगेगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसका केवल अर्थ बताती हूँ। शॉर्ट में श्लोक पढ़ देती हूँ मैं। आसनानि समस्तानि यावंत जीव जंतवाहा चतुर्शीति लक्षणानि शिवेन कथितं पुराः तेषा मध्ये विशिष्टानि षोडशनं शतं कृतं तेषां मध्ये मृत्युलोके द्वत्रिशन दासनम शुभम। इसका मतलब घेरण संहिता में कहा है कि घेरण महाराज करते कि पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जितने भी जीव जंतु, कितने जीव जंतु है, कहते कि 84 लाख जीव जंतु है, 84 लाख जीव जंतु है। तो इतने आसन है, 84 लाख आसन है। आप सोचो, कल्पना करो, कहाँ हम 100 की बात कर रहे हैं और कहाँ 84 लाख। जितनी हमारी योनि है 84 लाख है। परंतु श्री शंकर ने जो ये बताया है, हमें श्री शंकर ने ये बताया है, परंतु यहाँ उसमें जो उन्होंने बहन ने बताया 84 लाख इम्पोर्टेंट है। 84 लाख आसन है, इसमें 84 आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, 84 आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। परंतु रोज के जीवन में इसकी इतनी हम कर नहीं पाते, इतना जानते ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी मनुष्य को करने के लिए और आवश्यक है वो 32 आसन है, 32 आसन। तो अभी ध्यान रखना, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि शंकर ने, श्री शंकर ने घेरण संहिता में, घेरण ऋषि ने बताया 84 लाख योनि है, जितने जीव जंतु है उतने शरीर की स्थिति अवस्था होती है, इतने आसन है। और उन आसन में अभ्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि 84 लाख आसन इंपॉर्टेंट है और उसमें से 32 आसन बहुत इंपॉर्टेंट। और वैसे देखा जाए तो इतने ग्रंथ है, जितने ग्रंथ है उन्होंने अलग 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 आंकड़े दिए। किसी ने कहा इतने आसन है, किसी ने कहा इतने, मतलब सबके आंकड़े अलग है। तो हमको इतना नहीं जाना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक ही है कि 32 आसन है। 32 आसन को जानने की हमें कोशिश करनी है। 32 आसन के फोटो भी आपको मिल जाएंगे, उसके में कोई डाउट नहीं। और आसन करने से फायदा क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या है, तो बताइए आसन करने से क्या फायदा होता है? राइट में चार्ट में डाल दीजिए फटाफट, आसन का परिणाम क्या होता है, आसन की उपयोगिता क्या है, वो अपन शॉर्ट में एकदम इम्पोर्टेंट बात तो जानेंगे, पर थोड़ा आप लोगों से एक दो लाइन जानना चाहूंगी मैं फटाफट। स्पीड करेंगे, फिर आसन करने के लिए भी समय मिल जाएगा हमें, वरना हमें आसन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो बताइए भाई और बहनों, कितने आसन में करते हो, तो इस आसन से फायदा क्या है, कौन सा आसन बहुत इम्पोर्टेंट है? यस, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। यस यस वंदना जी, बराबर, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज होती है। और बताइए, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे आसन के फायदे मैंने एक बार सब बताया। फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस होता है, परफेक्ट। मैंने एक बार आप सब बताया, स्वास्थ्य रहते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। वंदना जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं वंदना जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं। और बताइए, तो हम देखेंगे कि ग्रंथ में क्या कहा है।
तो इस बारे में हठ योग में क्या कहा है, तो हम हठ योग में देखिए, हठ योग में आसन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आसन मतलब उनका पहला ही चैप्टर है, पहला पाद है, वो पूरा आसन पर दिया हुआ है। तो पतंजलि ने तो केवल 3 सूत्र बताए, और हठ योग में पूरा एक चार्ट, पूरा पहला जो उनका चैप्टर है, जिसको हम कहते कि एक एक अलग अलग पाद होते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा हमें बताया है, वो है आसन के ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी काफी लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कई लोगों ने कहा है कि बॉडी में एनर्जी आती है, बहुत सारी बीमारियां पास नहीं आती। इंदिरा जी ने कहा, सरिता जी ने कहा कि बॉडी में एनर्जी होती है, बिल्कुल सही कहा ये। अब हम देखते हैं कि हठ ग्रंथ, हठ योग ने क्या कहा है। उन्होंने एक श्लोक बताया है, उतना मैं बता, फिर हम आगे चलते हैं। हठ योग ने कहा है, हटस्य मतलब हठ योग में हटस्य प्रथमांगत्वाद आसन पूर्वम उच्यते कुर्यात सदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलम। इसका मतलब प्रथम हठ योग का वो आसन का है, और ये आसन इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने कहा आसन से क्या होता है, नंबर 1 स्थिरता आती है, दूसरा आरोग्य प्राप्त होता है, तीसरा शरीर को हल्केपना आता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, और इसीलिए हमें ये जानना है कि आसन करने से, देखो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले मांसपेशियां लचीली होती है। रीढ़ की हड्डी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, ये पूरे रीढ़ की हड्डी हमारी लचीली रहती है। हमारे जो स्नायु तंतु है, वो सारे के सारे शक्तिशाली होते हैं। शरीर की थकान दूर हो जाती है, जड़ता दूर हो जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आपको बताती हूँ आसन का फायदा में। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबका ज्यादा काम जो चलता है हमारा, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से चलता है। और बीमारियां भी क्यों आती है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो स्राव आते हैं, ये अगर असंतुलित हो गए, कोई स्राव अधिक हो गए, कई स्राव कम हो गए, तो यस, जतन लाल भाई जी ने सही कहा कि योग करे और निरोग रहे, तो योग से हम निरोगी रहते हैं। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम बीमार बहुत रहते हैं, निरोगी रहते नहीं, योग करने के बाद भी निरोगी नहीं रहते। इसका कारण बहुत मैंने पहले ही बताया कि केवल योग 1 घंटा करके नहीं चलेगा, योगिक लाइफस्टाइल चाहिए। और मेन जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां है, या अंतःस्रावी को डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कुंकसेक, उन्होंने तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को जादू का पिटारा बताया है। जादू का पिटारा, उसमें क्या क्या हो सकता है। वैसे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में सब कुछ हो सकता है, हमारा जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, सब कुछ हो सकता है। परंतु ये होता नहीं कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में संतुलन नहीं होता। परंतु योग करने से अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत अच्छा संतुलन आता है। दूसरा, हमारा प्राण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमें इससे मिलती है। और आपको जानते हैं कि चैतन्य केंद्र हमारे 13 है, और 7 षट चक्र का भी हम भरत भाई से जान रहे हैं। ये है जो हजारों बिंदु ऐसे शरीर में, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ये हमारे शरीर पर और मन पर बहुत प्रभाव करते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स स्पॉट जोन, रिफ्लेक्स स्पॉट जोन। छोटे छोटे, जैसे यहाँ है विशुद्धि केंद्र है, यहाँ क्या है, दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, यहाँ क्या है, ज्ञान केंद्र है, यहाँ क्या है, आनंद केंद्र। ये सब है ना, ये दिव्य जगह है, हमारी छोटी छोटी बिंदु होती है ना, ये सारे जो बिंदु है वो बहुत प्रभावित होते हैं, उनके द्वारा सक्रियता आती है, तो हमारी प्राण की भी जागृति होती है। मतलब हमारे अंदर जो सुप्त चेतन है, आनंद भाई जी लास्ट में प्रार्थना जो कराते हैं ना, अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत चैतन्य, ये सब अपने अंदर है। परंतु योग करेंगे, परफेक्ट करेंगे, तो हमें ये सब मिल जाता है, ये सब जागरूक हो जाते हैं, इसका फायदा होता है। दूसरा, हमारे शरीर में आपको पता है, पूरा बॉडी, हृदय से सारा रक्त संचार होता है, पूरा रक्त का संचार बॉडी में होता है। और आप जानते हैं, पानी आता है घर में, नल में पानी आता है, कहीं अटक जाएगा तो पानी तो अच्छा नहीं आएगा, फिर हमें पानी कम पड़ेगा। वैसे ही हमारे रक्त प्रवाह में भी कहीं ना कहीं अगर अवरोध आता है, तो रक्त प्रवाह जो सुचारू रूप से होता है वो होता नहीं। जैसे हाथ में रक्त प्रवाह अगर यहाँ अटक गया, तो क्या होगा, दर्द होता है। दर्द क्यों हो रहा है,
मैंने तो कुछ नहीं किया, हाथ में दर्द होता है, परंतु अंदर से जो रक्त प्रवाह है उसमें कुछ अवरोध आ गया है, कहीं भी आ गया, पीठ में आ गया। तो इस प्रकार ये जो रक्त संचार है हमारा वो भी बहुत अच्छा होता है। सबसे मेन है मांसपेशियां, वो भी पुष्ट होती है। हम जानते हैं सारे जॉइंट्स है हमारे, सारे जॉइंट्स, और ये जॉइंट्स अगर हम आसन नहीं करेंगे तो जकड़ जाएंगे। ओ बाप रे, हाथ तो आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ लोगों के हाथ मुड़ते ही नहीं है। ये गर्दन है, ये टच होती है पीछे जाती है, परंतु लोग कुछ जो आसन नहीं करते उनकी घूमती नहीं है, तो ये लचीलापन नहीं आएगा। हमारा पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पाचन तंत्र काम नहीं अच्छा करेगा, कितने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सब, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता अच्छी होती है, मनोबल अच्छा होता है, संकल्प शक्ति का विकास होता है। इसीलिए आसन में बहुत सारे फायदे, शारीरिक, मानसिक, और दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारे स्नायु तंत्र है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसमें भी क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होता तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं निर्माण होती है। जैसे पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो स्नायु तंत्र है वो अति सक्रिय हो गया तो व्यक्ति क्या होगा, भयभीत होगा, अपने आप को हीन समझेगा। तो योगा क्या करेगा, इसको भी बैलेंस करेगा, हमारा विवेक जागरूक रहेगा, और बहुत सारे हमारे शरीर में सारी नाड़ियां है वो नाचा होगा, और हमारे शरीर में जाना है हमें 600 से 600 खरब से अधिक कोशिकाएं हैं, तो वो भी एकदम हल्की फुल्की हो जाएगी, स्फूर्तिवान हो जाएगी और अच्छी एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए, बहुत कुछ जाना हमने आसन के बारे में। अब जानते हैं कि आसन के ये जो 84 प्रकार है वो कैसे प्रकार किए हुए हैं, किस प्रकार से उसको डिवाइड किया हुआ है। चलिए अब राइट कीजिए कि किस प्रकार से आसनों को डिवाइड किया हुआ है। 32 आसन है, हम ऐसे ही समझे कि 32 आसन के बारे में हमें जानना है। तो बताइए कि 32 आसन का डिवाइडेशन कैसे किया हुआ है, कैसे कैसे उसको अलग अलग किया हुआ है, कोई बताए थोड़ा सा बता सकते हैं तो ट्राई कीजिए। तब तक मैं देखती हूँ, मैं कुछ फोटोज भी निकाले हैं आपके लिए, अगर हो सकता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, इसमें तो टाइम लगेगा हमें। खड़े रहकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन, सोकर करने वाले आसन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को एक चार्ट मिला है जो मैं आपको खाली दिखाती हूँ, वो आपके पॉइंट बहुत परफेक्ट है। ये जो है ना, मैंने बोला आसन कितनी संख्या है, तो देखो गोरख शतक बताए, उसमें 2 आसन बताए, शिव संहिता 15वें शतक में आया। देखो 4 बैठ कर किए जाने वाले आसन का वर्णन शिव संहिता में आता है, फिर 15 आसन का वर्णन हठ योग में आता है, और घेरण संहिता में 32 आसनों का वर्णन आता है, और हठ रत्नावली ग्रंथ है उसमें 52 आसनों का वर्णन आता है। तो इस प्रकार ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट बताते। अभी बताया वो बहुत सही बताया, किसने बताया अभी बताइए, नाम बता के बताइए तो ज्यादा अच्छा, मतलब क्योंकि मैं एक को हर एक को देख नहीं पा रही हूँ। तो अभी किसने बताया, उठकर, बैठकर, खड़े रह के, किसने बताया, किसने बताया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सुचिता जी गांधी ने बताया। सुचिता जी ने बताया, बहुत बढ़िया। सुचिता जी गांधी, ओके, सुचिता जी ने बताया, वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो मेन तो आसन है ना, उसमें भी ऐसे प्रकार है। देखिए आसन में 2 प्रकार भी है। एक तो क्या होता है, हमारे आसन होते हैं, कुछ गति करने वाले होते हैं और कुछ स्थिति वाले होते हैं। तो 2 मेन प्रकार है, एक गत्यात्मक आसन है और एक स्थित्यात्मक आसन। तो गति करने वाले जो आसन होते हैं वो अलग होते हैं, और स्थित मतलब स्थिर रहने वाले आसन। तो ये स्थिर रहने वाले आसन कौन से, जैसे ध्यान करने के लिए जो काम आते हैं ना हमारे, ध्यान करने के लिए, तो जो ध्यानात्मक आसन है उस आसन को कहते हैं स्थित्यात्मक आसन। ध्यान को जो आसन करते हैं उस
इसे कहते हैं स्थित्यात्मक आसन। और जो हमारे शरीर के आरोग्य के लिए काम आते हैं, शरीर के लिए हम करते हैं, उस आसन को शरीर सिद्ध करने के लिए करते, वो गत्यात्मक। ये आसन 2 प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। अलका और जी, हमारे आप हाँ बिना जी, फोटो आपका टेढ़ा आ रहा है। अरे जी अभी ठीक है, अब ठीक है। अभी हो गए, ठीक है। तो पहला जो वर्गीकरण है वो जैसे हमें सुचिता जी ने बताया, वैसे एक तो बैठ लेट कर हम करते हैं आसन, वो एक बैठकर करते हैं, और तीसरे खड़े रहकर करते हैं। ये 3 श्रेणी है। दूसरा वर्गीकरण का जो प्रकार है उसमें ध्यानात्मक आसन और गत्यात्मक, मैंने बोला स्थित्यात्मक और गत्यात्मक आसन। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसके 5 आसन ध्यानासन के लिए बताए। ध्यानासन के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 5 आसन बताए। एक गोदूही का आसन, दूसरा सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये सब उन्होंने बताए। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण किया। सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि आसन के प्रकार कैसे किए गए होंगे। तो सबसे पहले कि हम सोते, बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है, सीधा होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं शयन स्थिति। तो इस शयन स्थिति में पहले आसन कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, शयन स्थिति में कंफर्टेबल। तो कुछ आसन शयन स्थिति में, फिर बच्चा थोड़े दिन के बाद क्या होता है, पेट के बल पे उल्टा हो जाता है, तो दूसरे आसन है वो पेट के बल पे करने वाले, इसको हमारे योग विद्याधा में विपरीत शयन स्थिति, शयन स्थिति की उल्टी स्थिति, यानी विपरीत शयन स्थिति के कुछ आसन बताए हुए हैं। फिर बच्चा क्या करता है, बैठता है। तो कुछ आसन का डिवाइडेशन बैठक स्थिति में है, और फिर बच्चा खड़ा होता है। तो जैसे मनुष्य की गति प्रगति हो रही है, ये उसी तरह के आसन डिवाइड करेंगे, और उसी क्रम से अगर हम करते जाएंगे तो हमें बहुत फायदा होता है। तो इस प्रकार आसन का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार का किया हुआ है। तो इस आसन के बारे में हमने जान लिया। बहुत सारे 32 आसन कौन से, उनके नाम भी मैं बता सकती हूँ, पर अभी उतना टाइम में वेस्ट नहीं करते हुए ये बताऊंगी कि शयन स्थिति में जो है, शॉर्ट में मैं बताती हूँ। शयन स्थिति में, शयन स्थिति में होते उत्तान पादासन है, पवन मुक्तासन है, सर्वांगासन है, हालासन है, कर्णपीडासन है, मत्स्यासन है, मकरासन, भुजंग, और फिर उल्टे हो जाएंगे तो पेट के बल पे आ जाएंगे। तो पेट पे बल पे कौन से आसन है, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, नौकासन और हृदय स्तंभासन। उसके बाद में किसी की आवाज आ रही है, आनंद भाई जी, किसी का अनम्यूट हो तो देख लीजिए। तो बैठक कर कीने वाले आसन, बैठक में बहुत ज्यादा आसन है। तो बैठक के आसन के नाम दिए सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, योग मुद्रा, बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, उत्कटासन, गोदुहासन, गोमुखासन, जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमच्छंद्रासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, ब्रह्मचार्यासन, सिद्धासन, हंसासन और कुक्कुटासन, ये ग्रंथों में दिए हुए। और खड़े रह के किए वाले आसन है वो कौन से होते, समपादासन, ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, इष्टवंदनासन, मध्य पादशिरासन, महावीरासन, हस्त शुंडिकासन, कोणासन, गरुड़ासन और पाद हस्तासन। और इसके सिवा जो विशिष्ट आसन है उसमें शीर्षासन आएगा, मयूरासन आएगा, चक्रासन आएगा, तो ये खास माने जाते हैं। तो इस प्रकार आसन का विभाजन किया हुआ है। ये समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते। एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन अनिवार्य करना चाहिए, ये अनिवार्य होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है कि जो व्यक्ति आहार विजय, निद्रा विजय और आसन विजय, 3 विजय बताए हुए हैं। कौन से? आहार विजय, निद्रा विजय और आसन विजय नहीं करता, जो नहीं जानता, ये करना नहीं जानता, वह जैन शासन को नहीं जानता। मतलब आप समझो कि अगर जैन में रहना है, जैन शासन जानना है, तो आसन विजय करना बहुत आवश्यक है। आसन का विजय जिसको आ गया, समझ लो घंटों तक एक आसन में बैठना आना चाहिए। आसन विजय का अर्थ होता है, जो मैं अभी लास्ट मंगलवार की क्लास में आपको करवाया, वही स्थिर सुखम आसनम और
उसके बाद प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, यानी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि आप कितने भी आसन करो, आप भले 10 करो, 25 करो, 32 आसन करो, पर एक आसन आसना हो चाहिए कि रोज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये आसन मैं करूंगा। आज मैं कितना करती हूँ, मैं 3 मिनट कर रही हूँ, मैं 1 मिनट कर रही हूँ। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना है ना, वो बहुत धीरे धरना है। 1 मिनट कर रहे तो उसको धीरे धीरे 3 मिनट करने का कोशिश कीजिए। जो 3 मिनट होता है उसको 5 मिनट करने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट करते हैं उसको 10 मिनट। तो ये सब धीरे 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 हमें घंटों, 1 घंटा तो कम से कम 30 मिनट एक आसन में हमारे मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे तो लगता है कि आप सबको नम्र निवेदन है, आनंद भाई जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी और ये अनुभव के साथ अभी बता रही हूँ कि आसन अगर हमें व्यवस्थित सीखने, जीवन में उतारने, एक एक आसन को समझना है तो प्रोफेशनल क्लास करनी ही पड़ेगी। प्रोफेशनल क्लास बिना ये नहीं होगा, क्योंकि नासिक योग विद्याधाम जो क्लास करती है उस योग बिंदु, पहले ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ये सब सिंपल होते हैं। फिर योग सोपान, उसमें हम 5 दिन का पहला क्लास लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा शरीर को तैयार करते हैं आसन के लिए, सब स्थिति में अलग अलग आसन। और प्रवेश, अभी मैं एक बता रही हूँ कि मेरी जो MA किए हुई स्टूडेंट्स है, संध्या राय सोनी एक करके है, चंदा दुग्गड़ एक करके है, और एक रूपा, हमारे सारे इन्होंने MA भी किया है, लेवल 1 भी किया है, परीक्षा 1। परंतु ये सबको मैंने बोला तो उन्होंने मेरे भरोसे पे अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, उसमें बॉम्बे में एडमिशन दी योग प्रवेश को, और वो इतने आश्चर्य हो गए कि इतना सुंदर सिखा रहे हैं कि बोले मैं सर्वांग आसन अभी मैं 3 मिनट रख रही हूँ। तो पहले आसन में प्रवेश में 3 मिनट रखते हैं, फिर परिचय में उसको 5 मिनट रखाते हैं, फिर प्रवीण और प्रबोध आगे में 10 मिनट। और मैंने खुद ने 30 साल पहले, 30 साल 35 साल पहले होगा, पंडित में जाके एक आसन आधा घंटा रखते, तो मैं सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन दोनों आसन, ये 30-35 साल पहले की बात है, मैं आधा घंटा रखती थी, आधा घंटा। तो इतना तो आप नहीं कर पाओगे, और आपको उतावल भी नहीं करने। मैंने जैसे उस दिन 5 मिनट एक आसन रखा, इतना भी नहीं रख पाना चाहिए, मैंने गलती की। और स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, पहले दिन करोगे तो शायद किसी को तकलीफ भी हो सकती है, ज्यादा आदत नहीं हो तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, आज कितना होता है मेरा, तो एक आसन सिलेक्ट करो मेरे, और दूसरा आसन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये लास्ट बता के अपन आसन करने चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम देखो। जैसे मेरी खुद की प्रॉब्लम मैंने देखी और मैं उस टाइप के आसन करती हूँ। जैसे मुझे डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज का आसन करना ही है, तो मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन ज्यादा से ज्यादा समय रखने की कोशिश करती हूँ। और आप भी आपका प्रॉब्लम देखिए, आपके कमर में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, तो उस तरह सिलेक्शन ऑफ आसन करो कि मेरे लिए ये जरूरी है और मैं ये आसन नियमित करूंगा। तो इस प्रकार अपने आप को आत्मनिरीक्षण करो, परीक्षण करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, कौन सा आसन में ज्यादा रखूं। तो इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे, तब हम आसन ग्रंथ में, शांडिल्योपनिषद ग्रंथ है, उसमें भी ये कहा है, एनासनम विजयतम, एनासनम विजयतम जगत्त्रयम तेन विजयती भवती। मतलब जिसने आसन को जीत लिया, समझ लो उसने तीनों लोगों को जीत लिया। क्या बहुत सुंदर बताया, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आसन को जीतना, मतलब एक आसन में घंटों घंटों रुकना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आसन सिद्धि होनी चाहिए, उसी से हमें जो हम सामायिक का उद्देश्य है समता, वो उद्देश्य कब सफल होगा, जब हमें आसन सिद्धि होगी। इसीलिए शायद कुंद ने कहा है कि जिन्होंने आसन विजय नहीं किया वो जैन शासन का नहीं नहीं जानता है। इसीलिए पातंजलि ने कहा है ततो द्वंद्वान विघाता, दूसरे पाद में 48वां श्लोक है, वो आसन के उपयोग बताए एक ही वाक्य में, एक ही मतलब श्लोक में पतंजलि ने कहा ततो द्वंद्वान विघाता, मतलब ये करने से सब राग द्वेष गर्मी ठंडी जो भी सारे मन में द्वंद्व आते सारे खत्म हो जाएंगे। भगवान महावीर ने आसन को तप का एक प्रकार बताया है जिसे कहा है काय क्लेश। इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अनुसार काय क्लेश का अर्थ काया को कष्ट नहीं देना है, यानी शरीर की साधना करना है, आसन को साधना है। आसन करते समय शरीर को जो थोड़ा सा कष्ट होता है उससे धैर्य और सहिष्णुता का विकास भी होगा। तो जैन
परंपरा में आसन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं कि आपको आश्चर्य लगेगा, अगर मैं डीप में जाऊंगी तो आगम में ऐसा भी उल्लेख किया है कि बच्चा पेट में होता है 9 महीने, तभी भी वो आसन करता है। अब कैसे करता है उसके बारे में डिटेल चर्चा करने के लिए मेरे पास समय कम है, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए अभ्यास भी किया हुआ है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आसन और व्यायाम में बहुत फर्क है। आसन और व्यायाम में इतना पॉइंट करके हम आसन कितना समय, यस, तो हमें आसन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आसन करेंगे। लास्ट पॉइंट में कवर कर रही हूँ कि हम आसन और व्यायाम में बहुत सारे फर्क है। सबसे पहले साधक आसन से दीर्घ आयुष्य बन सकता है, परंतु व्यायाम करने वाला पहलवान वो बन सकता है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है उसकी उम्र आसन वालों से कम हो सकती है। दूसरा, आसन करने से शरीर हल्का होगा और फुर्तीला बनेगा, परंतु शायद व्यायाम से शरीर स्थूल और मजबूत बनता है। आसन से शरीर लचीला बनता है, वृद्धावस्था में युवा जैसी स्फूर्ति रहती है, और मांसपेशियां ये जो है वो व्यायाम करने से ढीली कठोर हो जाती है, तो उनको बुढ़ापा शायद जल्दी आता है। आसन करने के बाद एकदम ताजगी महसूस होती है, फ्रेश लगता है, और व्यायाम करने के बाद थकान होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। 7-8 वर्ष की उम्र से अगर हमने आसन शुरू कर दिए तो हमारे हर अवस्था में हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो इसमें आसन कोई भी कर सकता है, बालक युवक कोई भी कर सकता है, परंतु व्यायाम इतने जल्दी हमारे बूढ़े लोग शायद कर भी नहीं पाएंगे। रोगी आसन कर सकते हैं और रोग से मुक्त हो सकते हैं, परंतु व्यायाम केवल स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। आसन रक्त परिसंचरण सुचारू रूप और सुव्यवस्थित होने के लिए करता है, परंतु व्यायाम में रक्त प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, इसीलिए हृदय पर थोड़ा जोर भी पड़ता है। इससे पाचन तंत्र आसन से बहुत अच्छा होता है। भोजन करने के बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें आसन का पाचन होना, अन्न का पाचन होना बहुत आवश्यकता होता है। और व्यायाम करने वालों को अधिक भोजन चाहिए, अधिक भोजन चाहिए, इसलिए उनको भी पाचन के लिए बहुत ज्यादा श्रम करने पड़ते हैं। दूसरा, हमारे 5 प्राण, मैंने आपको बताया था प्राण 5 कौन से, इस बार एक बार लेक्चर भी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 5 प्राण नहीं जानोगे, मुझे लगता है हम सही तरीके से कुछ भी नहीं जानेंगे। तो 5 प्राण वो बलवान होते हैं, परंतु व्यायाम में 5 प्राण का कोई भी मतलब प्रभाव नहीं होता। आसन करने से धीरे धीरे आदमी अंतर्मुख हो जाता है, और आत्मा, शरीर और मन एकाग्रता एक हो जाते हैं आसन में। परंतु व्यायाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यायाम केवल बहिर्मुखता के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमारे आसन और शरीर का परिणाम हमारे ऊपर हो जाता है। तो आइए, अब हमको जानना है कि इम्पोर्टेंट आसन आज कौन से। मैं आज 4 ऐसे आसन बताऊं कि जो करने ही चाहिए, मेरे हिसाब से ये आसन रोज करने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे आसन है कि इम्पोर्टेंट जो करने ही चाहिए? बता सकते हो कोई? कौन से आसन है कि जो करने ही चाहिए? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सूक्ष्म सूर्य व्यायाम। सूर्य नमस्कार आसन में नहीं आएगा, और सूक्ष्म व्यायाम भी आसन में नहीं आएंगे। आसन में से आसन के नाम बता के आधास्तासन। यस, कौन बोल रहा है? क्या पाद हस्तासन भी नहीं आएगा इसमें? यस, त्रिकोणासन, वज्रासन, मैम ताड़ासन, वज्रासन। नहीं, वज्रासन है। चलिए चलिए, कोई बात। वज्रासन, पद्मासन, देखिए, पद्मासन, वज्रासन, ये त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, तो सर्वांगासन, सुप्तासन। सुखासन, ताड़ासन करना चाहिए, वृक्षासन करना चाहिए। स्थिर सुखासन। वो तो आसन कैसा करते हैं, स्थिर सुखम आसन। चलिए, चलो मैं बताती हूँ आपको कि ये मैंने मेरे दृष्टि से बताया, ग्रंथ में है ऐसा नहीं, मैं ये आपको अपने दृष्टि से बता रही कि इम्पोर्टेंट मैं किसको मानती हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है। पीठ के बहुत प्रॉब्लम है, पीठ के प्रॉब्लम सबको आते हैं, नहीं आते, सबको आते हैं। किसी का मणका खस सकता है, किसी के गैप बढ़ता है, किसी को स्पॉन्डिलिटिस होता है, सबसे प्रॉब्लम। और मेन इसका कारण क्या है कि हम दिन भर खड़े रहते हैं और आगे झुकते हैं।
आगे झुकने का काम ज्यादा पड़ता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, परंतु हमारे हमेशा ऐसी, देखिए हम कभी भी ऐसे नहीं बैठते, इतना कोई नहीं बैठता है, थोड़ा सा ऐसा ही बैठते, तो ये रॉन्ग पोजीशन से बीमारियां बहुत ज्यादा आती है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे उल्टे आसन, जैसे मैंने आपको उस दिन पाद हस्तासन बताया, मैं भूल गई कि पाद हस्तासन करने से पेट पूरा फोल्ड हो गया, तो उसके ऊपर अर्ध चक्रासन उल्टा करना चाहिए ताकि दबा हुआ पेट, जैसे आपको पता है कि सर्वांगासन का नियम है, सर्वांगासन करने के बाद ये जो है ना, सर्वांगासन में विशुद्ध केंद्र दब जाता है, पूरा का पूरा इतना दब जाता है, ये लॉक हो जाता है, और इसको खोलने के लिए मच्छासन करना आवश्यक होता है, उल्टा आसन करना आवश्यक होता है। तो कहते 3 मिनट अगर सर्वांगासन किया तो 1 मिनट कम से कम मच्छासन करना आवश्यक है, ताकि आसन उल्टे करने से दोनों का फायदा। आसन में 2 प्रकार है ना, दब जाते हैं शरीर का प्रत्येक पार्ट और खींचता है, दबना और खींचना दोनों होता है, तो हमको दोनों ऑपोजिट करना चाहिए। तो हम दिन भर क्या करते हैं, आगे झुकते हैं, सब आगे का काम करते हैं, खड़े रहते हैं। तो पीठ के बल पे 4 जो आसन है मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और नौकासन। मुझे लगता है ये 4 पेट के बल पे जो हम करते हैं वो 4 आसन उल्टे है, पीठ को उल्टे करने वाले, और ये आसन रोज करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये आसन ज्यादा टिकते नहीं, इसको आधा आधा घंटा नहीं रख सकते, इसको तो थोड़ा आप करेंगे। शलभासन तो बस कुछ सेकंड रहता है, 1 मिनट तक नहीं रहता है। तो ये टोटल आसन है ना, 4 आसन अगर करोगे तो 10 मिनट में ही हो जाएंगे आपके, परंतु मुझे लगता है ये आवश्यक है और रोज करनी चाहिए। तो चलिए आइए हम सब लोग एक बार आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी बार करना चाहिए? एक आसन देखो, को कितनी बार करना चाहिए? एक आसन कितनी बार करना चाहिए ये अभी हम जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक आसन को ज्यादा से ज्यादा समय रखना चाहिए। देखो, रिजल्ट चाहिए ना हमें, तो क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको नीचे करके दिखाऊंगी। 4 प्रकार के हम आसन कर सकते हैं। 4 प्रकार करते हैं, आसन करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शरीर पर उसका इफेक्ट होने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता। दूसरा, हम धीरे से आसन कर रहे, धीरे से छोड़ रहे, धीरे से कर रहे, धीरे से छोड़ रहे, उसका थोड़ा फायदा होगा। सेकेंड, थर्ड स्टेप है, आसन किया, उसको थोड़ा रुका, उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे आसन की स्थिति आ जाएगी फिर वो काम शुरू करेगा। क्या आप थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी पीठ का दर्द कम करता हूँ, क्या गैप कम करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ गैप है समझ लो हमारे मन के में, और हमने ऐसा उल्टा कर लिया है, तो ये जो गैप बढ़ गई है तो ये गैप कम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, गर्दन को उल्टा किया, पीछे किया, तो ये जो गैप ऐसे बढ़ी है, गैप बढ़ी है, अब हमने उल्टा करने से गैप कम हो गए। अब क्या होगा, थोड़ी देर इसी में रुको, थोड़ी देर इसी में रुको, अभी समझ लो ये है, ये यहाँ हमारे प्रॉब्लम है, और ये यहाँ, और हमने क्या किया, उल्टा किया, तो क्या हुआ कि यहाँ थोड़ा सा आप करोगे छोड़ोगे, करोगे छोड़ोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आसन करना, धीरे धीरे छोड़ना, और आसन करके रखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये बोलो कि एक आसन कितनी बार करना है, इससे ज्यादा एक आसन कितने समय अधिक आप रख सकते हैं। तो चलिए सभी आ जाइए, दंड स्थिति में आके सभी को पेट के बल पे आना है। हम इम्पोर्टेंट जो 4 आसन है वो करेंगे अभी, और चारों आसन के मैं फायदे भी बताऊंगी। मैं सेटिंग करती हूँ, आप भी आपका सेटिंग कर लीजिए। सबको आसन दिखने चाहिए, आनंद भाई जी सबको देखने वाले, इसलिए आपको अपने अपने वीडियो सब चालू कर लें, वीडियो चालू करेंगे, वीडियो चालू कर लें, वीडियो चालू करेंगे, सबको दिखने चाहिए आसन, उस तरह हम करेंगे। बहुत कम, आज मैं ज्यादा आसन नहीं करा रही हूँ, इसीलिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिए। नेक्स्ट टाइम हुए तो हम ज्यादा आसन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम सबको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बस हमें 10 मिनट है, 10 मिनट में हम पूरे चारों आसन कर लेंगे। अभी देख लेना, जिसके चश्मा है वो चश्मा भी उतार दे आराम से। आसन करते समय चश्मा उतारना जरूरी है। जिसके पास घड़ी पहनी है घड़ी भी उतार दे, कोई अगर बेल्ट पहनता है तो बेल्ट भी उतार देना है। एकदम हल्के फुल्के कपड़े चाहिए, एकदम रिलैक्स में, कुछ भी हम कंफर्टेबल हुआ ऐसे आसन चाहिए। थोड़ा सा पैर को वगैरह काफी देर बैठे रिलैक्स कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम भी करना जरूरी है, तो अपने आप को थोड़ा सा कर लीजिए, ताड़ासन भी कीजिए, तनाव सारा निकाल दीजिए, पीछे जाइए, पीछे वक्रासन जैसा कीजिए, कमर पे हाथ तक के पीछे जाइए, काफी देर आगे बैठिए। यही प्रॉब्लम है कि हम बहुत देर बैठते हैं ना, तो उल्टा होना जरूरी है। तो हम बैठ गए तो उठेंगे ना, तो चक्रासन कीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए गर्दन भी पीछे, तो ये सब हमारे कमर के ऊपर से आ जाएंगे। तो आइए हम बैठक स्थिति में आके, हमें शयन स्थिति में जाना है सबको, तो सभी को बैठक स्थिति में आना है।
तो बैठक स्थिति से शयन स्थिति में जाने की पोजीशन होती है। ये बैठक स्थिति हो गई सबकी। फिर हाथ का आधार लिया और हाथ के आधार से धीरे से हमने शयन स्थिति की। अब शयन स्थिति से बालासन में आके हाथ का आधार लेते हुए मैं डायरेक्ट ही आपको आज शयन स्थिति के आसन बताने वाली हूँ। तो सब पेट के बल पे आ जाइए और दोनों पैर देखिए, दोनों पैर सीधे करेंगे एकदम और हाथ शरीर के बाजू में रखेंगे और टुड्डी सामने रखेंगे। ये पोजीशन हो गई शयन स्थिति की। और एक ही भुजंगासन में आपको बहुत देर तक बता सकती हूँ अलग अलग पोजीशन में, क्योंकि हमारे पीठ में 32 मणके हैं और ये हर मणके में प्रॉब्लम अलग अलग होती है। किसी को नीचे प्रॉब्लम आती है, इसको L4 L5 बोलते हैं लास्ट वाला। तो किसी को यहाँ प्रॉब्लम आती है, किसी को बीच में प्रॉब्लम आती है, किसी के ऊपर स्पॉन्डिलोसिस होता है। हर एक के किसी की आवाज आ रही है आनंद, देख लेना थोड़ा सा खड़ 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 हो रहा है। तो हमें पूरा मणकों को ध्यान देना जरूरी है और आंखें बंद करके अनुभव करने की कहाँ कहाँ हमें फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ना भुजंग आसन के पहले आपको कुछ सीधी सिंपल स्थिति बताती हूँ कि जो आपको सोते समय भी आप बैठ सकते, उस स्थिति में कर सकते हो, आराम से कर। देखिए, दोनों हाथ सामने लीजिए, दोनों हाथ इस तरह एक दूसरे को क्रॉस कीजिए और दोनों हाथ क्रॉस करके इसमें हमारी टुड्डी रख दीजिए। देखिए और आप अनुभव कीजिए कहाँ तनाव आ रहा है। गर्दन दब रही है, अब इसका तनाव टोटली गर्दन पे है। तो हमारे मेन प्रॉब्लम गर्दन में ही होती है, तो इससे गर्दन बहुत अच्छी दब रही है। पूरा अनुभव करें कि गर्दन दब रही है, पीठ के नीचे इतने तनाव नहीं आ रहे, केवल गर्दन पे तनाव। तो हम सोते हैं तो 2-5 मिनट सोते समय इस तरह बैठिए, बहुत फायदा होगा। अब आपको क्या करना है, हाथ को आगे करते जाना है। हाथ आगे आगे आगे, जैसे आगे करते हुए जाओगे वैसे वैसे तनाव बीच में आ जाएगा। देखिए अभी पूरा बीच में तनाव है, मेरे पूरे रीढ़ के हड्डी के बीच में तनाव आ रहा है, बीच में तनाव आ रहा है। तो गर्दन का तनाव हो गया और बीच में तनाव आ गया। ये भुजंगासन के पूर्व स्थितियां मैं बता रही हूँ जिससे बहुत फायदा होता है। ये बहुत सिंपल है और बहुत फायदे करते हैं। आप हाथ पीछे आ जाइए, पीछे और पीछे, जो नॉर्मल रखा था उसके पीछे, और हाथ को फोल्ड कीजिए और फिर गर्दन को पीछे। आप देखिए ये एकदम नीचे, एकदम लास्ट छोर पे, L4 L5 बोलते हैं ना, लास्ट बोलते हैं अपन, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर है वहां तनाव आ रहा है। और चलित मकरासन, चलित मकरासन नहीं, वो अलग है। चलित मकरासन में बाद में बताऊंगी, वो अलग है आनंद भाई जी। चलित मकरासन के फायदे अलग है और इसका फायदा डिफरेंट है थोड़ा सा। तो ये कमर के नीचे एक ही पॉइंट पे यहाँ उसमें तनाव आएगा। वो चलित आसन में हम सबको मिक्स करके एक साथ सारे फायदे करेंगे। तो अभी मैं बता रही हूँ जिसको जहाँ प्रॉब्लम है उसको वहां तनाव देना है, जिसके कमर के रास छोर में प्रॉब्लम है उसको इस तरह करना है, और गर्दन पीछे पीछे, और अनुभव कीजिए नाभि खींच रही है। लास्ट पॉइंट जो मेरे को एक बार देख के आप करते जाइए, सभी एक बार अच्छी तरह देखिए और कीजिए। देखिए ये तनाव लास्ट है, और फिर हाथ आगे आगे करते जाओगे, लास्ट का तनाव कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और फिर वापस जो स्थिति मैंने बताई कि वो गर्दन की लाइए। तो इसमें 3 प्रकार मैंने बताए। एक, हम हाथ ऐसे सीधे रखेंगे तो गर्दन पे तनाव आएगा। दूसरा, बहुत आगे रखेंगे थोड़ा तो मिडल पे तनाव आएगा। और एकदम पीछे करेंगे तो हम इसको लास्ट तनाव। तो ये मैंने 3 प्रकार इसलिए बताया कि जिसकी जहां प्रॉब्लम है उसको वहां थोड़ा सा तनाव देना है, पर डॉक्टर के मतलब आपको खुद को उपचार नहीं करने हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जिनकी गैप कम होती है उनके आसन और जिनके गैप बढ़ते हैं उनके आसन दोनों कॉन्ट्रास्ट है, अलग अलग होते हैं। परंतु आप मन से ही अगर कुछ पीठ में दर्द है और कर लिया आसन तो हो सकता है ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए योगोपचार विशेषज्ञ अथवा डॉक्टर को जो सलाह लेने बिना कोई भी आसन उपचारात्मक मत कीजिए। उपचारात्मक आसन बिना सलाह के नहीं करने हैं। अगर आपको रेगुलर ठीक होना है, ठीक रहना है, तो अभी जो आनंद भाई जी ने बताया चलित भुजंगासन, चलित हस्त भुजंग, अब दोनों हाथ स्ट्रेट करने हैं। अब इसमें तीनों फायदे आएंगे। अब ये देखो दोनों हाथ सीधे और सामने है। अब देखिए गर्दन पीछे की है तो लास्ट छोर पे भी तनाव है और गर्दन पे भी तनाव है। अब हाथ को थोड़ा पीछे करते जाइए, पीछे करते जाइए। जैसे जैसे करोगे अलग 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 हमारे जो जोड़ है
32 मिनट के सबके अलग अलग तनाव आ रहे हैं। इसको चलित हस्त भुजंगासन, जितना आगे पेट के आगे लाते, ये दोनों हाथ जॉइंट में है और दोनों पैर जुड़े हुए हैं। इसमें पैर में भी पीछे अंतर नहीं चाहिए, जैसे पैर में अंतर बढ़ेगा फायदा कम होगा। तो देखिए ऐसे करके गर्दन पीछे कीजिए। एक ही भुजंगासन आप जानोगे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, और रेगुलर भुजंगासन करना है तो आप जानते हैं, दोनों हाथ हमारे साइड में रखिए और ये थोड़ा सा छाती को उठाया, ये अर्ध भुजंगासन है, अर्ध भुजंगासन। अब इसको माथा नवीनतम रखा है, श्वास भरते हुए पूरी बॉडी ऊपर उठाई, हाथ के बल पे आ गई तो बहुत अच्छा तनाव आ गया है। ये लास्ट छोर पे भी है, गर्दन पे भी है, पूरे पेट को तनाव, पेट को भी खींचा हुआ है। इसके फायदे बहुत है, हम डीप में डिटेल में एक एक आसन के फायदे नेक्स्ट टाइम पूरा एक एक आसन और उसके फायदे पर रहेंगे। आज मैं केवल करके दिखा रही हूँ, आप 8 दिन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट मंगलवार को हम पूरा उस पर एक एक स्टडी करेंगे डिटेल में। और हाथ को भी अपन अलग अलग रख सकते हैं, छाती से 1 फुट दूर रखा उसके परिणाम अलग आएगा, छाती से आधा फुट दूर रखेगा उसका परिणाम अलग आएगा, और छाती के एकदम पास रखोगे उसका परिणाम अलग आएगा। 3 स्थिति है, दोनों हाथ जुड़े हुए, दोनों हाथ आधा फुट दूर, दोनों हाथ 1 फुट दूर। कितने सारे प्रकार मैंने आपको बताए, 1 2 3 चलत भुजंगासन, गर्दन के लिए पीछे का आसन, तो केवल भुजंगासन में ही बहुत सारे। और एक लास्ट भुजंगासन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो सबसे ज्यादा फायदा देता है, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होने के बाद वो आसन कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत फायदा देने वाला है, तो मैं वो लास्ट टाइम बताऊंगी। तो चलिए एक बार हम ज्यादा आसन आज नहीं देखेंगे, 2 आसन ही देखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम और आसन देखेंगे। तो चलिए एक बार वापस करते रिपीट। पहला हाथ सीधे करिए, दोनों हाथ के तलवे एक दूसरे को टच किए हुए हैं, उसके ऊपर हमारी टुड्डी रख दी, गर्दन को तनाव आ गया है तो ये जिनकी गर्दन को ठीक करना है, रोज अपनी गर्दन ऐसे करोगे तो स्पॉन्डिलोसिस कभी होगा ही नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हाथ को आगे करते जाइए, आगे करते जाइए, आगे करते जाइए, मिडिल तनाव अनुभव कीजिए, पूरा मिडिल तनाव गया। चलिए हस्त भुजंगासन दूसरा प्रकार है, ये अलग प्रकार है। तो ये हाथ को पीछे कीजिए और दोनों हाथ नीचे करके फिर एकदम गर्दन पीछे, ये लास्ट छोर में परिणाम। तो गर्दन के ऊपर परिणाम, मिडिल परिणाम और लास्ट परिणाम, तीनों बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फायदा देता है। आंखें बंद करने की, स्थिर सुखम आसन में जाने का और अनुभव करने का। वाह, कहाँ आ रहा है, रीढ़ के हड्डी के नीचे छोर पे तनाव है, गर्दन खींच रही है तो मेरे गर्दन पे भी तनाव है, पूरे रीढ़ की एक एक हड्डी हमारी जो जॉइंट्स है, सारे मणके हैं वो तनाव में आ रहे, तना खींच रहे। वाह, मेरा पेट भी खींच रहा है, मेरा पाचन भी इससे अच्छा होगा। तेजस केंद्र मतलब नाभि से लेके पूरा गर्दन तक खींचाव है। गर्दन बहुत पीछे करने से विशुद्धि केंद्र भी बहुत तनाव में आ रहा है, थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां बहुत खींच रही है, तो उसका भी कार्य क्षमता बढ़ेगी। बहुत अनुभव कीजिए स्थिर सुखम आसन। ये मैं भुजंगासन में नहीं बता रही क्योंकि कुछ लोग भुजंगासन में नहीं रुक सकते, कर पाते, परंतु हाथ के आधार पे ये बहुत अच्छे रुक सकते हैं। तो प्राथमिक अवस्था में आप भुजंगासन के बदले इस आसन में कीजिए और फिर चलित भुजंगासन कीजिए। दोनों हाथ सामने जितने दूर रख सकते रखे और धीरे धीरे हाथ को आगे रख के एक एक स्थिति में थोड़ा रख के अनुभव करना है, आंखें बंद करनी और अनुभव करना है कौन से मनके पे तनाव आ रहा है, कौन से मनके पे तनाव आ रहा है, ऐसा अनुभव कीजिए। रुकते 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 धीरे 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 कीजिए। देखिए हाथ ऐसे रखिए, पैर को इस तरह ऊपर कीजिए, कोई आपका पीठ का दर्द नहीं रहेगा। मैं एक बात आपको बताऊंगी जो आप जानोगे तो यू विल बी आल्सो शॉक, आपको भी बहुत आश्चर्य लगेगा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पीठ में गैप आया था, कई साल पहले की बात है, L4 L5 में इतना ज्यादा गैप था कि डॉक्टर ने मुझे बोला था अब आप नीचे बैठने का सपना मत देखिए, आप गाड़ी मत चलाइए, स्कूटर तो चलाना ही नहीं, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। पहले तो ये कहा था कि बेड पे रहोगी, बेड रेस्ट करना। जब बहुत स्टार्ट में हुआ था तो इतना इतना दर्द था कि मैं लगभग महीना भर केवल टॉयलेट बाथरूम के लिए बाहर जाती थी, समझ लो
खाना खाने के लिए भी बेड पे देते थे, इतना दर्द था। फिर मैंने सोचा ऐसा तो नहीं चलेगा, योगा में हूँ, योगा टीचर हूँ, योगा करती हूँ तो फायदा तो होना चाहिए। फिर धीरे 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 मैंने आसन शुरू कर दिए, उसको समझ के सर से गाइडलाइन लिया और करते करते गए। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे पीठ में इतना बड़ा मतलब लगभग मुझे लगता है 1 फुट इतना, 1 फीट इतना होगा, प्लास्टिक का मुझे वो दिया था, बेल्ट दिया था, सादा भी नहीं, लोगों के पास कपड़े का होता है। डॉक्टर ने बोला आपका इतना प्रॉब्लम है, आपको प्लास्टिक का बेल्ट ही पहनना पड़ेगा। और मैं वो फोटो आपको नेक्स्ट टाइम मेरा बेल्ट भी दिखाऊंगी, मैंने रखा है वो बेल्ट, मैं रोज पहन के घूमती थी, बैठती थी, सब कुछ बंद था मेरा। परंतु आपको आश्चर्य लगेगा, आसन किए, रेगुलर आसन किए, बहुत अच्छा आसन किए और बहुत अच्छी प्रकार से कर लिए। और धीरे 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 डॉक्टर से संपर्क में भी रहती रही, करती गई। और देखिए डॉक्टर बोल रहे थे कि ये कभी जाएगा नहीं जिंदगी में, लोग यही बोलते अब तो मेरा परमानेंट हो गया। कुछ नहीं, अब मेरा सब चला गया, मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरा कहाँ दर्द था। तो आई थिंक कि सॉरी कोई फोन आया था तो मुझे उठना पड़ा, कोई बात नहीं। तो चलिए आप सब बैठक स्थिति में आइए, आज इतना ही आसन देख लेते, नेक्स्ट टाइम में हम बाकी सारे आसन देख लेंगे। आनंद भाई जी समय भी संपन्न हो रहा है। हाँ, इसीलिए पहले आराम से आप 1 मिनट रेस्ट कीजिए उसी आसन में। हाथ उसमें आपको पता है कैसे करना है, मकर आसन करना है। दोनों पैर में डिस्टेंस कीजिए, दोनों पैर में डिस्टेंस, एड़ी अंदर अंगुलियां बाहर, एड़ी अंदर अंगुलियां बाहर। उसके बाद में आपको दोनों हाथ सामने रखना है और हाथ को एक दूसरे को घड़ी करके फोल्ड करके रखने हैं। और उसके अंदर अपना मस्तिष्क रहेगा, लेफ्ट राइट कहाँ भी रखे, हाथ के ऊपर भी रखे, जहाँ कंफर्टेबल रहे। 1-2 लंबी श्वास ले, गहरी सांस ले। तो हमने ये एक इम्पोर्टेंट आसन आपको बहुत बताया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और सबके लिए इसकी उपयोगिता बहुत है। और नेक्स्ट मंगलवार को हम लेंगे बाकी आसन, ताबड़तोड़ क्लास में केवल आसन रहेंगे, उस टाइम लेक्चर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पूरा हमने जान लिया है। तो हम एक एक आसन के फायदे के साथ वहां जाएंगे। परंतु नियम 1 के आज से 8 दिन तक आपको रोज इसका सराव करना है। और कौन आसन 1 मिनट तक रख सकता है, कौन 30 सेकंड तक रख सकता है, कोशिश करने की एक एक आसन को रखने की और आपकी रिपोर्ट देने की। तो चलिए बैठक स्थिति में आइए सभी, धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैर जोड़े, बालासन में आते हुए हाथ का आधार लेते हुए, जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे आराम से सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं। सबको आराम से बैठना है, आराम से आना है। ये देखिए इसमें मैंने लगभग आपको 6-7 प्रकार बताए हैं, बराबर। पहले 3 प्रकार गर्दन के लिए, मिडल बॉडी के लिए और लास्ट छोर के लिए। उसके बाद में चलित भुजंगासन, 4 प्रकार तो वो हो गए। उसके बाद में भुजंगासन 5वां प्रकार कराया। भुजंगासन में भी आधा फुट दूर, 1 फुट दूर और दोनों हाथ जोड़ के 3 प्रकार बताए। पहले हाथ जोड़ के भुजंगासन, आधा फुट दूर और 1 फुट दूर। तो इस प्रकार हमने लगभग 6-7-8 प्रकार भुजंगा पीठ के लिए। और ये पीठ के लिए बहुत उपयोगी, सबकी पीठ की प्रॉब्लम होती है आनंद भाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाकी जो आसन है, बताया आपने, हाँ शलभासन वगैरह, हम नेक्स्ट टाइम धनुरासन, शलभासन की ओर चलेंगे। परंतु 8 दिन इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करना है सबको, बस इतना ही। कुछ प्रश्न पूछने तो अभी पूछ सकते हो आप, और फिर अपन स्पेशल हमारी क्लास है कल। हम पाइल्स के ऊपर कुछ योगा से हम पाइल्स कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे साथ कल मुंबई से सालगिया मैडम जुड़ेगी। पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत जिज्ञासा आ रही थी, भाई पाइल्स के लिए क्या किया जाए। तो कल हम इस पाइल्स स्पेशल हमारा रहेगा। और अलका जी ने बोला गीत बहुत सुंदर लगा, तो 2-3 मिनट हम और लेंगे, गीत जरूर सुनेंगे आज। बिल्कुल गीत सुनाइए, एक बार गीत सुना दीजिए एक बार सभी।